सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है रोहित सिंह। ये हैं पठानकोट पंजाब से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम का पहला हिस्सा है। इस कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा आपको आज ही के शाम के कार्यक्रम 8 बजे वाले में मिल जाएगा इसी चैनल पे। इस कुंडली में मतलब मैं आपको सिर्फ लग्न चार्ट का विश्लेषण करूँगा और आज ही के शाम वाले कार्यक्रम में जो इसका दूसरा हिस्सा होगा उसमें लग्न, नवांश और दशमांश कुंडली का अध्ययन करूंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको इनके पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। विक्रम संवत 2048, शक संवत 1914। इनका जन्म उत्तरायण में हुआ है। अब ध्यान से समझिए, कार्यक्रम थोड़ा बड़ा बनता है। ये उत्तरायण में जन्म होने से व्यक्ति की कुंडली के सारे शुभ ग्रह मतलब शुक्र, बुध, चंद्रमा और गुरु, ये सब के सब बलवान हो जाते हैं। और उत्तरायण में जन्म होने से सूर्य को अतिरिक्त बल मिलता है और पिता का अधिकार बढ़ता है जातक के ऊपर। इसी के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में कई बार बहुत सारे अच्छे सत्कर्म करने के अवसर भी मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि, ग्रीष्म ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के अगर धन कमाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के पास गर्माहट है और उसके पास क्रोध को दबाने की क्षमता है। मतलब उसके पास ये इस बात का एहसास है उसे कि मुझे कहाँ क्रोध करना है और कहाँ नहीं करना है। रविवार को जन्मे होने से व्यक्ति सुहृद नेचर का है, संतुष्ट है, अभिमानी है और स्वाभिमानी भी है। इसके साथ साथ रविवार को जन्मे होने से व्यक्ति अल्प संतति वाला होता है और ज्ञानी होने के साथ साथ प्रवृत्ति उसकी जुझारू होती है, जुझारू प्रवृत्ति का होता है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से संतान उत्पादक क्षमता थोड़ी कमजोर और शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या कभी भी नहीं होती है। वज्र योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जिसमें वज्र योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जीवन में जितनी भी परेशानियां और चुनौतियां आती हैं उसको वो स्वीकार करता है और उसको जीत करके निश्चित रूप से अंतिम समय में जो भी इनके साथ धोखा करे, नुकसान करे इनका, उन सब को पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। वज्र योग और विष्टिकरण क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति को जीवन में साहस की आवश्यकता होती है और उसे बल लगाना पड़ता है। जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण भी होता है और व्यक्ति ज्ञानी भी होता है। इनकी कुंडली में पंचांग सबसे अच्छी बात में ये लेकर के बैठा है कि इनका जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को उत्तरायण में हुआ है और साथ ही साथ चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं नवांश कुंडली में या लग्न कुंडली में भी वो अच्छी राशि में बैठे हैं। लग्न बना वृश्चिक राशि का और जिसके अधिपति मंगल जन्म कुंडली में जाकर के बैठे हैं 6वें भाव में 0 डिग्री के अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में, और वो केतु जन्म कुंडली में बैठे हैं अष्टम भाव में। जरा ध्यान से समझिए, तो लग्न बना वृश्चिक का और यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में चर प्रकृति की राशि में बैठे हैं, चर प्रकृति की राशि में, और चंद्रमा बैठे सिंह राशि में, और अष्टम भाव के अधिपति बुध बैठे हैं जाकर के कहाँ, बुध वहीं पे अपनी ही राशि में बैठे हैं। इसका सीधा असर होगा कि बुध के पास मंगल का बल है और मंगल के पास केतु का। केतु की दृष्टि जन्म कुंडली में 12वें, दूसरे और चौथे भाव पे है और मंगल 0 डिग्री के बैठ करके व्यक्ति के पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं या पराक्रम की परीक्षा भी ले रहे हैं। लग्न कुंडली में जो ग्रह स्थिति है उसमें लग्न 1 डिग्री 30 कला विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र, ये बड़ा अच्छा होता है। इसे विस्तारवादी नक्षत्र कहा जाता है। द्वितीय भाव में धनु राशि बनी है जिसमें 6 डिग्री 59 कला मूल नक्षत्र के राहु बैठे हैं और वो केतु जन्म कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र में। राहु और केतु का परस्पर नक्षत्र परिवर्तन भी व्यक्ति को मायावी और कई बार जीवन में छोटी मोटी परेशानियां संबंधों को लेकर के देने वाले होंगे। तृतीय भाव में शनि वक्री होकर के 24 डिग्री के धनिष्ठा नक्षत्र में और मंगल जन्म कुंडली में इस भाव से मतलब अपने उच्च की राशि से 4 घर आगे स्वग्रही होकर के, और शनि तृतीय भाव में पापग्रह होकर के पापग्रह की राशि बनी
तीसरे भाव में पापक ग्रह का बैठना और पापक ग्रह की राशि का बनना अच्छा होता है। इस वजह से जातक मेहनती होगा और सबसे अच्छी बात है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगा परिस्थितियों से। उसके पास हमेशा ही कुछ न कुछ करने और कुछ न कुछ ढूंढने के लिए होता है, मतलब उसके पास लक्ष्य की कोई कमी नहीं होती है और वो विस्तार के साथ अपना काम करता रहता है। चतुर्थ भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि बनी है। इस कुंडली के लिए शनि बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं और जब कभी भी वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि की दशा आएगी तो वो मेहनत करवा करके थोड़े बहुत मानसिक असंतुलन के साथ अपनी दशा को बिताएगी, क्योंकि उस शनि के ऊपर से आप जब देखेंगे तो किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। उल्टे इस भाव के ऊपर गुरु चंद्रमा का प्रभाव जातक की कुंडली को जहां निगेटिविटी यहां से मिल रही थी थोड़ी बहुत, उसे उसकी भरपाई गुरु और चंद्रमा के दृष्टि से हो जा रही है। एक बड़ी गहरी बात है, यहाँ रोक करके बता दूं तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए गुरु अच्छे होते हैं, चंद्रमा अच्छे होते हैं, सूर्य अच्छे होते हैं और स्वयं मंगल भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि लग्नेश होने के साथ साथ ये छठे भाव के अधिपति होते हैं और लग्नेश होने के कारण इन्हें छठे भाव में भी उच्चतम स्थान प्राप्त हो जाता है। अगर वो ग्रह जन्म कुंडली में 1 डिग्री का या 0 डिग्री का नहीं होता तो उसके पास और भी बलवान होने के कई कारण बन सकते थे, पर चूंकि लग्न भी 1 डिग्री का कमजोर बना है, प्रबुद्ध नहीं है और लग्नेश भी 0 डिग्री के हैं, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति की उत्पादक क्षमता, व्यक्ति के जननांगों से संबंधित समस्याएं और कई बार व्यक्ति का पौरुषत्व या पुरुषार्थ थोड़ा कमजोर हो जाता है। पंचम भाव के अधिपति गुरु बनते हैं, वो इस कुंडली के लिए कारक ग्रह होते हैं। युग कारक ग्रह बना करके, स्थिति बना करके भाग्य भाव के अधिपति के संग दशम स्थान में गुरु और चंद्रमा का, जहां चंद्रमा पहले ही शुभ ग्रह बने हुए हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ जातक अपने जीवन में अपने कर्तव्य पथ को उजागर करता हुआ, सामाजिकता का उदाहरण पेश करता हुआ अपने समस्त सुखों का भोगता होता है। पंचम भाव के बाद जब आप छठवें भाव पे आते हैं तो आप इस कुंडली में अगर जो ज्योतिष को थोड़ा समझ रहा हो, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें छठवें, 8वें और तीसरे भाव के बारे में चर्चा की थी। मैंने उसमें ये बात कही थी कि छठवें भाव, 8वें भाव और तीसरे भाव को देखिए। इनकी कुंडली में तीसरे भाव में पापक ग्रह की राशि बनी, पापक ग्रह बैठा अपनी राशि का। छठवें भाव में पापक ग्रह की राशि बनी और पापक ग्रह यहीं बैठा। 8वें भाव में जिस भाव के अधिपति की राशि बनी है वो भाव का अधिपति वहीं बैठा है। एकादशवें भाव के अधिपति स्वग्रही हैं। एकादशवें भाव के अधिपति जब अष्टम में जाते हैं तो व्यक्ति को रगड़ खाने पे विवश करते हैं, पर यहाँ पे बुध के संग केतु व्यक्ति को ऊंची दार्शनिकता दे देते हैं और उसका दर्शन इतना विशाल होता है कि कई बार उसके ही लोग उसके दर्शन को पहचान नहीं पाते। छठवें भाव के बाद 7वें भाव को देखें तो इस भाव का अधिपति यहीं बैठा। गुरु इस भाव को बलवान कर रहे हैं। लग्न में विशाखा नक्षत्र का नक्षत्र बना, यहाँ एक ग्रह स्वग्रही, दूसरा ग्रह यहाँ स्वग्रही, तीसरा ग्रह यहाँ स्वग्रही, चौथा ग्रह यहाँ स्वग्रही और 5वां भाव बलवान। तो कहने का तात्पर्य कि 1, 2, 3, 4, 5 भाव तो इस कुंडली के ऐसे ही बलवान हो गए, स्पष्टतया दिख रहे हैं। दूसरी, मंगल की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पे नुकसान करेगी। किस मामले में? व्यक्ति को पति का सुख, पत्नी का सुख नहीं मिलता या मिल के भी कमजोर या छिन जाता है। और मंगल की 8वीं दृष्टि वापस, यानी कि व्यक्तित्व में आरंभ में दिक्कत होगी पर बाद में चल करके उसको अपनी गंभीरता समाज को प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ऐसी चीजें हैं। इस भाव का प्रभाव कंफ्यूजन में है। 21 डिग्री के शुक्र हैं और 23 डिग्री के 13 कला के रोहिणी नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा इस कुंडली के लिए भाग्येश होकर के दशम स्थान में केंद्र त्रिकोण योग लगा रहे हैं। नवांश कुंडली में जो स्थिति शुक्र की बनी है वो शत्रु ग्रही तो नहीं हो रहे हैं, पर फिर भी यहाँ जो है वो वृषभ के बैठ रहे हैं और नवांश कुंडली में जाकर के वो कर्क राशि के बन रहे हैं। और यहाँ जो डिग्री बैठी है, शुक्र 21 डिग्री 32 कला और सूर्य 23 डिग्री 13 कला में सूर्य ने शुक्र को अस्त किया है। तो कौन अस्त हुआ? पत्नी का भाव अस्त हुआ। अधिपति कौन है? वो
तो सप्तम भाव पत्नी का अधिक भाव है और उसी भाव का कारक और उसी भाव का अधिपति इस कुंडली में अस्त है। तो इन्होंने कहा कि विवाह मेरा हुआ और 1 महीने के अंदर ही मेरा विवाह टूट गया, अभी मामला कोर्ट में है। और उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि मैं बीमार हूं या मैं अस्वस्थ हूं। अष्टम भाव का प्रभाव बहुत अच्छी दार्शनिकता लिए बैठा है। अपने आप को पहचानिए, अपनी मूल जो छुपी जो आपके पास क्षमताएं हैं उसको समझने की कोशिश करिए। और निस्संदेह आपकी कुंडली में इतनी तो प्रगल्भता है कि आप आसानी से किसी भी तह तक पहुंच सकते हैं। पर इस कुंडली में एक कंफ्यूजन वाली बात जो ये है कि चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से केंद्र में हैं और चंद्रमा से शनि छठवें जा रहे हैं। ये दोनों ही स्थितियां जातक के व्यक्तित्व को और व्यक्ति के जीवन में बनने वाली परिस्थितियों को कमजोर करने के लिए काफ़ी होती। वहीं पे चंद्रमा से मंगल का 5वें नवें जाना व्यक्ति को चल अचल संपत्ति के साथ साथ भूमि भवन वाहन आदि का सुख, साथ ही साथ पिता का सुख, माता का सुख, पिता से प्रेम और माता से प्रेम मिलने वाला, क्योंकि गुरु वस्तुतः लग्नेश को देख रहे हैं और अपने मित्र को देख रहे हैं, मित्र की राशि को देख रहे हैं और गुरु के ऊपर किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। राहु की दृष्टि है जो इस कुंडली के लिए तटस्थ होकर के बैठे हैं, मतलब न तो अच्छा न तो बुरा, 50 अच्छा 50 बुरा, ऐसा। अष्टम भाव ठीक है। नवम भाव के अधिपति का दशम में जाना, पंचम भाव के अधिपति गुरु के संग, ये त्रिकोण का योग बनेगा। मतलब त्रिकोण और त्रिकोण, ये दोनों भावों के अधिपति जब एक साथ जन्म कुंडली में बैठेंगे तो निस्संदेह ये महान राजयोग बनेगा, जिसको आप केंद्र त्रिकोण कहें, गज केसरी कहें, राष्ट्रपति योग कहें, जितने योगों से नाम आपको पुकारना है पुकार लीजिए। ये कई प्रकार से व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए काफ़ी होगा और इसका कोई भी शेष नहीं होगा, संपूर्ण फल व्यक्ति भोगता है, ये पक्की बात है। शुक्र और चंद्रमा आपकी कुंडली में केंद्र में, गुरु और शुक्र केंद्र में और तीसरा ग्रह चंद्रमा के केंद्र में। बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, बताऊँ। जब जन्म कुंडली के केंद्र में यानी कि पहले घर, चौथे घर, 7वें और 10वें घर में, इन चारों घरों में 3 शुभ ग्रह बैठ जाएं, जिसमें चंद्रमा, दूसरा गुरु और तीसरे शुक्र, चौथे नंबर पे बुध आते हैं। पर मैं बुध को यहाँ चूंकि नहीं बैठे हैं इस वजह से कहूँगा कि अगर कुंडली में 3 शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हों तो व्यक्ति को दाम्पत्य का भी निश्चित सुख मिलता है, संतति भी सुख देने वाली, अपने पुत्र पुत्रों से व्यक्ति निश्चित रूप से हमेशा ही ज़्यादा उनसे सुख भोगने वाला होता है। संतान का सुख व्यक्ति को अवश्य मिलता है, संतति का सुख व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा लाभस्थ बना देती है और व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन वाहन दाम्पत्य सब कुछ बड़ा बढ़िया भरा हुआ रहता है। अब एक बात है, एक बड़ा सुंदर श्लोक है, वार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवती लग्न वसे न तस्या। अच्छी दशाओं में या अच्छे लग्न में अगर विवाह किया जाता है तो उसका फल अच्छा मिलता है, पर अगर बुरी दशाओं में और बुरे लग्न में विवाह करेंगे तो उसकी दशा, अगर चूंकि बुरे लग्न में या खराब लग्न या कमज़ोर लग्न में विवाह होगा तो वह विवाह टिकता नहीं है। तो अब कारण या तो विवाह मिला नहीं है, या तो कुंडली मिला करके विवाह नहीं किया गया है, या तो फिर लग्न कमज़ोर रहा होगा, या तो फिर आपकी दशा कमज़ोर रही होगी। ये 3 से 5 कारण ऐसे बनते हैं जिसके कारण व्यक्ति का दाम्पत्य, और आपकी कुंडली में तो प्रथमतया यही भाव ही कंफ्यूज है। मैंने सूर्य और शुक्र पे जब कार्यक्रम बनाया है तो उसमें क्या बात कही कि शुक्र और सूर्य जब कभी भी एक साथ बैठ जाते हैं उस भाव का प्रतिफल कंफ्यूज हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। आपकी कुंडली में वही हुआ है। ये भ्रम में है आपका दाम्पत्य। और भ्रम क्यों है? क्योंकि आपका जो दिनचर्या है, आपके प्रत्येक दिन का जो दिनचर्या है वो गड़बड़ है। तो आपको 2 चीज़ों से परेशानी मिल रही है, एक अपने व्यापार से और दूसरा आपको अपने डेली रूटीन से। तो हमें उन चीज़ों को ठीक करना है। दशम भाव में गुरु और चंद्रमा बड़े ही संपूर्ण है, जिसके कारण व्यक्ति को पिता का सुख, व्यक्ति को पिता का करियर और व्यक्ति की स्वयं का जो आत्मविश्वास है वो सब उसके पास है। और निस्संदेह एक बात बता दूं तो सूर्य भी शुक्र के संग बैठ करके अपनी प्रतिभा को कमजोर कर देते हैं और कई बार व्यक्ति को अपने आप पे ही प्रश्न चिन्ह लगाने की स्थिति आ जाती है, जहां वो कई बार अपनी ऊर्जा पे ही प्रश्न खड़ा कर बैठता है। ये पक्की बात है। पर यहाँ पे गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। अब जरा चंद्रमा को देखिए तो शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र बैठे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में। नक्षत्र का परिवर्तन महान योग बना देता है। ये बात किसी ने कार्यक्रम में मुझसे पूछा था कभी कमेंट में,
तो आपको बताऊं, अगर जन्म कुंडली में 2 परस्पर ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन करते हो तो उसे महान राजयोग की भांति परिणाम करने वाला कहा जाता है। भाग्य के कारक भाग्य के अधिपति के संग बैठे हैं, ये महान भाग्यशाली और जीवन में भाग्य का भोक्ता बना देते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति की पत्नी जो वास्तव में आपकी पत्नी है वो अभी तक आपको नहीं मिली है। इस कुंडली में दूसरे विवाह में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, विलंब हो सकता है। इन्होंने लिखा है कि पंडित जी, लोग मुझे कहते हैं मैं बड़ा कर्कश बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इस भाव का अधिपति सत्य बोलने वाला है और आजकल लोगों को सत्य सुनाई देती नहीं है। अगर उसको आप सत्य बुलाना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे तो उसको बुरा लगेगा। और यहाँ तो राहु बैठे हैं, वैसे भी तो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो जिस अनुभव के आधार पे आप किसी को कोई ज्ञान देते हैं उस व्यक्ति को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इस वजह से वो उसका अनुभव, आपका जो अनुभव है वो उसके सर के ऊपर से गुजरता है। तो तात्पर्य कि वाणी का धन, आपकी कुंडली में धन भाव, वाणी का जो सुख है, वाणी का सुख कौन सा है? यहाँ इस भाव का अधिपति कौन है? चंद्रमा के संग। किससे दृष्ट? राहु। तो गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव आपकी वाणी भाव को कमजोरी देता है और कई बार आपकी वाणी से लोग दुश्मन बन जाते हैं। क्लियर है? अब आपको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ जन्म कुंडली के 11वें भाव पे। इस भाव के अधिपति को देखिए, अपनी ही राशि का है और राहु से दृष्ट है। मंगल इनके 3 घर पीछे बैठे हैं, मतलब इस भाव से 8 घर आगे और इस भाव के अधिपति से 3 घर पीछे। इस भाव का अधिपति शुभग्रह है और अपने भाव से 4 घर पीछे बैठा। शुभग्रह अपने घर से 4 घर आगे पीछे बैठते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं। दूसरी बात, लाभ भाव के अधिपति राहु से दृष्ट है, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में महत्वाकांक्षा ऊंची होगी। और लाभ भाव के अधिपति अष्टम में बैठ करके धन को देख रहा है, जहां का अधिपति पहले ही धन को देख रहा है। इसके कारण ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार बैठ करके अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान के बल के आधार पे धन कमाता है। और यही नहीं, वो गंभीरता से उस धन का परिसीमन भी करता है और उसका खर्च भी वो बहुत ही शांत तरीके से, शांतचित्त हो करके करता है। इनका व्यय गड़बड़ नहीं होगा। ऐसा कारण है क्योंकि 12वें भाव के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं और 12वें भाव पे केतु की दृष्टि है। जरा सोच के देखिए, तो लाभ भाव के अधिपति अगर धन को देखेंगे तो अपने आप में ही महाभाग्यशाली योग बनेगा। स्वग्रही शनि वक्री है 24 डिग्री के, शिफ्ट नहीं करेंगे और प्रॉपर वही का परिणाम करके जन्म कुंडली में व्यक्ति को मेहनत करने वाला, मेहनती और मेहनतकश इंसान बनाएंगे। इसके साथ साथ उसका जो विस्तार है, उसकी जो क्षमताएं हैं, उसके जो काम करने की क्षमता है, उसकी जो किसी भी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण है, वो सब अनूठा और बिल्कुल अलग होता है। कई बार वो बिल्कुल व्यक्ति 50 बच्चों के समूह में बिल्कुल अकेला रहे, फिर भी सबका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर ही लेता है। इस कुंडली में शुक्र अस्त है और शुक्र कंफ्यूज हैं। इस कारण से ही चुकी ग्रह जब अस्त हो जाता है तो उस भाव का परिणाम कमजोर करने लगता है जिसका वो अधिपति होता है। तो शुक्र जन्म कुंडली के 2 भावों के अधिपति होते हैं, जन्म कुंडली के 12वें और जन्म कुंडली के 7वें। ज्योतिष का सिद्धांत ये कहता है कि जब जन्म कुंडली के दूसरे और जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति, ध्यान से देखिए मुझे, जन्म कुंडली के 12वें और जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति जब कोई ऐसा ग्रह बन जाए जो उस भाव के अतिरिक्त अन्य भी किसी अन्य भाव का अधिपति होता है, तो वो इन दोनों भावों से तटस्थ हो जाता है। जैसे 12वें भाव के अधिपति गुरु शुक्र और धन भाव के अधिपति गुरु, इन दोनों को दूसरी राशि भी मिली है, तो दूसरी राशि शुक्र की यहाँ और दूसरी राशि गुरु की यहाँ बनी है। इसका अर्थ है कि अब देव गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य इन दोनों भावों का फल ज़्यादा करेंगे और इन दोनों भावों से वो स्वतंत्र हो जाएंगे। इसका प्रतिफल ये होगा कि व्यक्ति के जीवन में एक तरफ छोटी सी परेशानी इस भाव को लेकर के जो सैया के सुख से व्यक्ति को वंचित करेगी, और साथ ही साथ इस भाव के अधिपति होने के साथ साथ जब सप्तम के अधिपति हैं तो अस्त हो रहे हैं, तो सप्तम भाव का फल कमजोर करेंगे, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन का जो उसका प्रत्येक दिन है वो कमजोर होता है और कई बार उसका व्यापार भी निगेटिवली अप्रोच करता है। इतनी सारी चीजें हैं। अब जरा आप इनकी कुंडली में नक्षत्र को समझिएगा, तो सूर्य बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र के 23 डिग्री पे ढलान पे है। इसका अर्थ होगा कि वृषभ राशि में अग्नि तत्व का ग्रह होकर के अगर बैठेगा तो अपने आप को परेशान करेगा, जिसके कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में सुख, सौख्य, धन, संपदा, पत्नी का सुख आदि
ये सब चीज़ें मिल करके छूटने वाली हो जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं। चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पे आपकी कुंडली में जो चंद्रमा बैठे हैं वो 18 डिग्री के युवा अवस्था में शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र से केंद्र में परिवर्तन के संग ये सुंदर पत्नी मिलवा तो देते हैं, लेकिन कमजोरी का कारण क्योंकि उस चंद्रमा के ऊपर जो भाग्य भाव का अधिपति था उसमें भी राहु की दृष्टि है, जिसके कारण सूर्य तो नहीं पर शुक्र निश्चित रूप से सूर्य से कमजोर हो रहे हैं और चंद्रमा निश्चित रूप से राहु से परेशान हो रहा है। इसी के कारण कि जन्म कुंडली में दो शुभ ग्रह है, राहु से परेशान और शुक्र से परेशान। शुक्र परेशान है सूर्य से। यहाँ सूर्य व्यक्ति को मेहनत करने के लिए कहेंगे और शुक्र उसे भोगी प्रवृत्ति का बनाएंगे। जो व्यक्ति कई बार पत्नी के पीछे 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 घूमने वाला था, अब उसको उसका सुख ही नहीं मिला। अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसके आधार पे मैं आपको अब मंगल पे लेके आता हूँ। मंगल आपकी कुंडली में बैठे हैं 0 डिग्री के अश्विनी नक्षत्र में। इस वजह से कम एक अच्छी बात है कि वो जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति आपको कई बार वात पित्त और कफ से परेशान कर रहा है। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात जो मंगल को लेकर के मैं कह सकता हूं कि अपनी राशि के पापक ग्रह कम से कम 6वें भाव में अपने ही राशि में बैठे हैं। और बाकी की स्थितियों में अगर मैं आपको और भी आगे बता दूं तो जो बल वगैरह है उसमें भी मंगल के पास बल है। ऐसे कोई कमज़ोर उसको नहीं कहूँगा, उसके पास बल है जो कम से कम आपको साहसी और जुझारू बनाएगा। लेकिन मंगल जब ढलान पे होते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए। और अनुभव ये कहता है इस कुंडली का, क्योंकि चंद्रमा पहले ही राहु से दृष्ट हैं, शनि पहले ही चंद्रमा से सकट योग में जा रहे हैं, सूर्य पहले ही चंद्रमा से चौथे और केंद्र में जा रहे हैं, ये तमाम स्थितियाँ और जन्म कुंडली में 12वें भाव पे मंगल की जो दृष्टि जा रही है उसके आधार पर व्यक्ति को आपसी लेन देन और पार्टनरशिप में जाने से पहले 25 बार विचार करना चाहिए। 1-2 बार नहीं, 25 बार। आगे बढ़ के बताता हूँ। बल के आधार पे सूर्य के पास आपकी कुंडली में 50% का बल है और ये जन्म कुंडली में 7वें स्थान में बैठे हैं। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति आपकी कुंडली का भाग्येश होकर के 10वें स्थान में नक्षत्र का परिवर्तन कर रहा है। इसका बल आपके सूर्य को बलवान बनाएगा। चंद्रमा का बल आपकी कुंडली में ठीक है, बुध का बल और मंगल का बल आपकी कुंडली में बचपना करवा सकते हैं। इस वजह से उनकी दशाओं में कोई भी निर्णय लेने से पहले कम से कम विचार करें और अनुभवों का संग्रहकर्ता बने। मंगल और बुध की दशाएं आपको 25% का अच्छा परिणाम देंगे। हालांकि इसके पीछे का एक और भी अच्छा तर्क बताऊं तो तीसरे, 6वें और 8वें भाव के अधिपति जब अपनी राशि में बैठे हैं तो बाकी के वो अन्य भावों को अपनी दूरदृष्टिता या दुष्प्रचार का कोई कारण नहीं बनने देंगे। मंगल की दृष्टि यहाँ पे अच्छी नहीं है और शनि की दृष्टि भी यहाँ अच्छी नहीं है। इस वजह से कई बार व्यक्ति के दाम्पत्य में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं होता। इसके ही कारण कई बार दाम्पत्य टूटता है। बातचीत ही नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। तो ये बात यहाँ तक रही। बुध के बाद अगर बात करेंगे तो आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र ये दोनों आपकी कुंडली को बल देंगे, लेकिन शुक्र इस कुंडली के लिए मारकेश होते हैं और जन्म कुंडली में सूर्य के संग बैठे हैं, 10वें भाव के अधिपति के संग, किसी भी पापग्रह से कोई प्रभाव में नहीं है। इस वजह से शुक्र यहाँ मारकेश होने के बाद भी थोड़े, हालांकि अस्त है, इस वजह से उनका प्रभाव कमजोर होगा। मारक ग्रह या जन्म कुंडली का कारक ग्रह अगर दोनों में तुलना करें तो कारक ग्रह को बल की आवश्यकता होती है और मारक ग्रह को बल की आवश्यकता नहीं होती। अगर वो कमजोर है तो अच्छी बात है कि उसके पास मारक प्रभावों में कमजोरी आ रही है। इस भाव के ठीक पीछे मंगल और आगे केतु थोड़ी सी कमजोरी देंगे, यानी कि 12वें भाव को और साथ ही साथ सूर्य को, यानी कि आपकी कुंडली के 10वें स्थान को। तो इस कुंडली में जो अच्छी बात है वो है करियर, लेकिन कमजोर हो रहा है आपका व्यय और आपकी मैत्री अच्छे रखें, अच्छे लोगों से मित्रता करें, अपनी डेली का जो अभ्यास है उसको ठीक रखें। प्रत्येक दिन भगवान सूर्य नारायण की आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और उनका स्तुति करें। इसके अतिरिक्त गीता जी का पाठ आपकी कुंडली को बहुत ज़्यादा बल देगा। प्रत्येक दिन एक अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए और इसके अतिरिक्त सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो शिव पंचाक्षरी मंत्र से भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना चाहिए या दूध से कम उन्हें स्नान कराना चाहिए। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। अब इसके अतिरिक्त आपको मैं बता दूं तो गुरु और शुक्र के बारे में के बाद शनि, राहु और केतु में से तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में से राहु जिस स्थिति में बैठे हैं वहां राहु बैठे हैं मूल नक्षत्र के केतु के, किसी में गुरु का प्रभाव है। गुरु और राहु एक दूसरे को देख रहे हैं, इस वजह से इस कुंडली में निगेटिविटी भी है
और कई बार आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपका जो प्रभाव और आपके कुटुंब, आपका जो हित मित्र है वो आपसे लाभ ले लेता है, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं होता है। कई बार यही लोग आपके बारे में गलत परसेप्शन बना करके और गलत धारणाएं विकसित करके आपको चौखट पे लाके खड़ा कर देते हैं। ये इतनी सारी चीजें हैं। इस कुंडली में नक्षत्र के आधार पे अगर कहूंगा तो आपकी कुंडली में नक्षत्र मृगशिरा, रोहिणी, अश्विनी, विशाखा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति और इतने सारे नक्षत्र आपकी कुंडली के लिए अच्छे बनेंगे। दिन इस कुंडली के लिए मंगलवार का बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए संख्या हमेशा से 9 बहुत अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए दिन मंगलवार, इस कुंडली के लिए दिशा उत्तर दिशा बहुत अच्छी रहे। इस कुंडली में मैत्री, मीन और कर्क वालों से अच्छी रहेगी। इस कुंडली में शत्रुता ना करें मेष, मिथुन, सिंह, धनु और तुला वालों से। ये इतनी सारी चीजें हैं। अब मैं आपको आपकी कुंडली में बनने वाले अच्छे भाव, यहाँ गुरु और चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हैं, यहाँ शनि बहुत अच्छे बैठे हैं और यहाँ मंगल बहुत अच्छे बैठे हैं। ढलान पे या कमजोर, थोड़े कमजोर, लग्न की डिग्री कमजोर है तो 2 बातें कमजोर: बजरंगबली की पूजा, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, लाल वस्त्रों का धारण करना बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ अगर हो सके तो बजरंगबली को लाल पुष्प की माला मंगलवार के मंगलवार अर्पित करें, जो भी मनोकामना हो उसको मन में रख करके। साथ ही साथ अगर मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया करिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु से दृष्ट हैं, गुरु राहु से दृष्ट हैं, इस वजह से कम द्वादशी को आवश्यक रूप से दान किया करिए। अब आपको मैं इनकी कुंडली में कुछ बड़ी गहरी बात बताता हूँ। जैसे सामान्यतया अगर किसी भी जातक की कुंडली है और जब आप उसको गंभीरता से समझते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि उसके लग्न में क्या बना है, ये लग्न में क्या लिखा है। बहुत सारी बातें आपकी ये जन्म कुंडली में लग्न में बैठी राशि पे ही पता चल जाती है। आप जरा सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति की कुंडली के लग्न में 8 नंबर दिखा हो या किसी भी भाव में 8 नंबर दिखा हो, उसका तात्पर्य ये होता है कि अब वो व्यक्ति अपनी अवस्था से, अब वो व्यक्ति अपने अनुभवों से और वो व्यक्ति अब अपनी चीजों को इतनी आसानी से और इतनी मजबूती से, जो एक होता है जैसे कि अब वो किसी भी चीज में बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि लगाना ही पड़ेगा। वो उसके जेहन में अब आपके लग्न में ही जब 8 नंबर लिखे, इसका अर्थ होगा कि अब उसके पास वृश्चिक मतलब बिच्छू का डंक है। अब उसके लिए कोई भी व्यक्ति सामान्यतया टिकना उसके पास मुश्किल होगा। अब यही स्थिति उसके हर एक स्वभाव में देखने को मिलेगी, जिसके कारण कई बार उसका एग्जिस्टेंस गड़बड़ करता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति का जो एनालिसिस है वो इस कदर से इतना विस्तार वाला है कि कई बार उस तक पहुंचना सामान्य व्यक्ति के बस के बाहर की बात है। जहां वो सोचता है, कई बार सामान्य लग्न वाले वहां तक नहीं सोच पाते। उसकी एक एक जो गतिविधि होती है, एक एक जो छोटा सा छोटा काम हो, वो बिल्कुल ही ऐसे हवा में कभी नहीं होता। अब वो उसकी एक एक चीज पूर्णतया बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ती है। वहां पे राजनीति, वहां पे रणनीति, वहां पे बहुत उच्चतम क्वालिटी का मंथन होता है। वहां अब उसके द्वारा दिया जाने वाला प्रत्येक उत्तर आपको सोचने पे विवश करेगा, क्योंकि वो ऐसा भाव है जहां से आप चाहे कितनी भी चीजें निकाल लें, फिर भी वहां पे कुछ न कुछ शेष बचा ही रहता है। और यही चीज उसे अन्य बाकी के लग्नों के मुकाबले अलग और नयापन देती है। आप जरा सोच के देखिए तो सिद्धहस्त, जहां पे नौकर साहों की कुंडली आप जब देखेंगे तो वो अधिकतर वृश्चिक लग्न वाले ही होते हैं। ये लोग नियम बनाने में विश्वास करते हैं, पालन करने में नहीं। उनका नियम सिर्फ दूसरों पे कई बार लागू होता है, और कई बार तो वो इतने ज्यादा नियमबद्ध हो जाते हैं कि वहां तक उनके साथ सरवाइव करना भी कई बार बड़े छोटे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनकी चाल बहुत धीमी और गद्दीदार होती है। उनके व्यवहारिकता को समझने में धूल चाटने पड़ते हैं। ये वृश्चिक लग्न है जहां कई बार आपका व्यक्तित्व इतना ज्यादा मुखर नहीं होता कि सामने वाला आपको आसानी से पढ़ सके। जिस लग्न की मैं बात कर रहा हूं वो लग्न एक ऐसा लग्न जो निश्चित रूप से उसके पास उसके
पास कोई भी फड़कना नहीं चाहेगा। जहां आप यातायात में जब लाल बत्ती जलती है तो उसके जो जेब्रा क्रॉसिंग की बात होती है, वृश्चिक लग्न वाले कभी भी जेब्रा क्रॉसिंग के इधर नहीं रुकेंगे। वो अपना ही नियम कई बार अपने लिए तोड़ जाते हैं, जबकि दूसरों से वो ये अपेक्षा करते हैं कि वो उस नियम का पालन करे। वो दिखा दिखा करके धर्म करने वाले भी होते हैं। वृश्चिक लग्न के लोगों में वृश्चिक लग्न की राशि जब अब ऐसी बन जाए तो आप यूं समझ लीजिए कि उसके प्रत्येक गतिविधि में बहुत सारा सार छुपा हुआ है, जिसको पढ़ना आम व्यक्ति के बस के बाहर की बात है। आप जब इसको समझने चलते हैं तो आपको ये बात और भी समझ में आती है कि आपकी कुंडली का भाग्येश कहां बैठा, तो भाग्य के अधिपति दशम में बैठ गए। इसका अर्थ होगा कि अब उसके कर्म के साथ उसका भाग्य भी जुड़ गया। मतलब सबसे पहले तो उसका मंथन उसके व्यक्तित्व में जुड़ा और उसके बाद उसका भाग्य भी केंद्र में आ गया, जो कि करियर को सपोर्ट कर रहा है। और यही नहीं, उसके पिता माता का आशीर्वाद भी उसके साथ जुड़ गया है, जो उसके माता और पिता से उसकी मैत्री बना करके माता और पिता को उस जातक के लिए सोचने पे विवश कर देता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से संबंधों के दूरी को देखा जाता है कि ये संबंध कितनी दूरी तक चलेगा। मतलब ये जो संबंध बना है, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे वो किसी के साथ भी हो, तो वो कितना लंबा और कितनी मजबूती से चलेगा, उसमें गहराई कितनी है। इस भाव के अधिपति इस भाव को देख रहे हैं, मतलब व्यक्ति के पास उस चीज का बल है, लेकिन चूंकि वहां राहु बैठे हैं और उस भाव के ठीक पीछे ठीक आगे शनि का प्रभाव है, इस कारण से उस भाव को कमजोरी भी मिल रही है। एक बात और बता दूं तो यहां पे बुध और राहु का प्रभाव होगा। साथ ही साथ इस भाव से 4 घर आगे भाव के अधिपति गुरु मित्र की राशि में हैं और उनको कोई दोष नहीं है। इस वजह से निश्चित रूप से दूसरे और चौथे भाव का फल जातक के जीवन में देर से ही सही पर दूसरे विवाह का भी योग लगा रहा है। आपकी कुंडली में मंगल और शनि का जो प्रभाव बना हुआ है, इसके आधार पे ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं। कई बार ये गड़बड़ी भी पैदा करते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव 12वें भाव पे, मंगल का प्रभाव 12वें भाव पे, केतु का प्रभाव 12वें भाव पे। तो बिस्तर का जो सुख होता है, जहां आप चीर निद्रा में होते हैं, जहां आप मृत्यु लायक सो जाते हैं या अपने दाम्पत्य को संभालने के लिए पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंधों में जाते हैं, उसी भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है, जिसके कारण कई बार व्यक्ति ऋण में उलझ जाए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। जिस परेशानी में उलझ जाए वहां से बाहर निकलने में उसको दिक्कत होती है। और यही नहीं, उसका दाम्पत्य जो बिस्तर का सुख होता है पत्नी के साथ, वो कमजोर और प्रताड़ित हो जाता है। तो इन सब चीजों के कारण हमें बजरंगबली की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, पीपल के वृक्ष की आराधना, अपने पितरों को मनाना, पूर्वजों के निमित्त दान करना, इन सब चीजों से कुंडली को नया आयाम दिया जा सकता है। और अभी तो वैसे आपकी कुंडली में दशा कमजोर नहीं है, मैं इस पे शाम के कार्यक्रम में चर्चा कर दूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाकी की चीजें मैंने बताई हैं। इस कुंडली में धन कभी परेशान नहीं करेगा। धन कमाने के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी है और ये आपकी कुंडली के लिए ठीक है। अपने गुरु को और बल देने के लिए एकादशी और भगवान नारायण की उपासना करिए। किसी मंदिर का नित्य प्रतिदिन दर्शन करिए। गुरुजनों से अभिषिक्त करिए अपने आप को। गुरु का मंत्र आवश्यक रूप से लेना चाहिए, उससे आपकी बाधाएं समाप्त होती हैं और निश्चित रूप से आपकी प्रगति 10 गुनी नहीं, 1000 गुनी नहीं, लाख गुनी बढ़ जाती है। उसका कोई मोल ही नहीं है गुरु दीक्षा का। ये इतनी सारी चीजें मैंने बताई। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शाम का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।